इटली। रात के 2:40 एक कमरे में रवि गावड़े और खान मौजूद थे। रवि गावड़े की बांह पर बैंडेज हो चुकी थी। घाव गहरा था परंतु खतरनाक नहीं था। बाहर सर्दी सर्दी थी परंतु यह हीटेड कमरा था। गावड़े के हाथ में एक गिलास था जिससे कि विस्की के घूंट भर रहा था। खान अपना गिलास खाली करके एक तरफ रख चुका था। इस ठिकाने का इंतजाम मार्कोनी ने करवाया था। उसके बाद से वो वापस होटल नहीं गए थे। मार्कोनी घंटा भर पहले ही उनसे मिलने के बाद गया था। गावड़े ने सोच भरी नजरों से खान को देखा और कहा, गिलास और तैयार कर ले, यहां कोई खतरा नहीं है। खान ने सिर हिलाया और नया गिलास तैयार करने में लग गया। वो बख्शी ही था खान? पक्का, खान ने दृढ़ स्वर में कहा। तो हम यही मान के चलें कि ये खेल अतुल खेल रहा है? मैं इस बारे में क्या राय दूं, ये तो आपको सोचना है। भाइयों का आपसी मामला है। खान भी गंभीर था। हमारे धंधे में भाइयों वाली बात तभी तक चलती है जब सब ठीक चले। अगर अतुल गड़बड़ कर रहा है तो भाइयों वाली बात खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल में वो सारे धंधे पर कब्जा करना चाहता है। खान चुप रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? बख्शी को इटली किसने भेजा मुझे मारने के लिए? खान हिचकिचाया, फिर घूंट भरने के बाद बोला, अतुल की ही बात तो मानेगा बख्शी। आपकी हत्या के लिए बख्शी को तगड़ा लालच दिया गया होगा। बुरी बात। मैं मां के साथ मुंबई आया, धंधा खड़ा किया, बहुत मेहनत की। अतुल के साथ साथ बाकी भाइयों को भी गांव से बुला लिया, परंतु बाकी सब की बारी बारी हत्या होती चली गई। तब मैं सोचा करता था कि अतुल को किसी ने क्यों नहीं कुछ कहा, परंतु अब समझ में आता है कि सब कुछ अतुल ने ही तो किया था। खान ने कुछ नहीं कहा। रवि गावड़े खामोश सा सोचों में डूबा दिखा। आपको एक बार अतुल से स्पष्ट बात करनी चाहिए, खान बोला। फायदा? गावड़े ने खान को देखा। खान ने गावड़े को देखा, देखता रहा। वो ये बात तो कभी नहीं मानेगा कि उसने धंधे का मालिक बनने के लिए ऐसा किया है या पैसा हड़पने के लिए ऐसा किया है। वो तो यही कहेगा कि उसने कुछ नहीं किया। रवि गावड़े ने कहा, आपके पास भी तो सबूत नहीं है कि ये सब अतुल ने किया है। अतुल ने देवराज चौहान के हवाले सारंगल के बदले सुरेश पलांडे को किया, क्या ये सबूत नहीं? खान ने सिर हिलाया। आज बख्शी ने मुझे मारना चाहा, तुमने बख्शी को पहचाना, क्या ये सबूत नहीं? खान ने पुनः सिर हिलाया। मेरे ख्याल में हमें मुंबई जाना चाहिए, रवि गावड़े बोला। वहां आपकी जान को ज्यादा खतरा तो है ना मेरे साथ? रवि गावड़े मुस्कुराया। मेरे से भी तो चूक हो सकती है आपकी सुरक्षा में। खान गंभीर था। मैं अतुल से डरता नहीं खान, वो तो खुद मेरे इशारे का मोहताज है। आपके इशारे का मोहताज? ये तो तुम जानते ही हो खान। ऐसा है तो फिर आपसे वो गद्दारी नहीं करेगा। अभी हमें देखकर चलना चाहिए। क्या मतलब? देवराज चौहान इस मामले पर काम कर रहा है, देखते हैं कि वो क्या नतीजा निकालता है। अतुल ने देवराज चौहान पर उंगली उठा दी है, तो ऐसे में देवराज चौहान इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हारा मतलब कि हम यहीं रहें, मुंबई ना जाएं? कुछ दिन और रुक जाते हैं। कल के प्लेन में हमारी सीटें बुक हैं। हम मुंबई चलेंगे खान, परंतु किसी को खबर नहीं देंगे अपने आने की। मैं अब करीब से मामले पर नजर रखना चाहता हूं और बहुत सही मौके पर अतुल की गर्दन पकड़ूंगा।
अपने आने की बात देवराज चौहान को भी नहीं बताएंगे? किसी को भी नहीं। हम देखेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, रवि गावड़े गंभीर स्वर में बोला। खान चुप हो गया। उसने घूंट भरा। कुछ कहना चाहते हो तो कहो, रवि गावड़े बोला। इन सब बातों में सारंगल हमें कहीं भी नहीं दिखा। आपके ख्याल से वो अतुल की कैद में है? देवराज चौहान ऐसा कहता है। खान, मुंबई पहुंचकर तुम चुपचाप सारंगल की तलाश करोगे कि अतुल ने उसे कहां छिपा रखा है। सारंगल के सामने आते ही अतुल की पोल खुल जाएगी। तुम सारंगल को ढूंढना खान। तो हम कल पक्का मुंबई जा रहे हैं गावड़े साहब? पक्का। अगला दृश्य। बख्शी इटली के उसी शहर के एक सस्ते से होटल में मौजूद था। वो 45 बरस का अक्सर चुप रहने वाला इंसान था। वो पेशेवर हत्यारा था, गावड़े भाइयों के लिए काम करता था और अब इटली में रवि गावड़े की ही हत्या करने की कोशिश करने में लगा था। इस वक्त होटल के कमरे में बेड पर कंबल ओढ़े बैठा था और गहरी सोचों में डूबा था। कमरे में लाइटें ऑन थी। बाहर भी कोई शोर नहीं हो रहा था। चुप्पी से ठहरी हुई थी हर तरफ। एकाएक बख्शी ने कंबल हटाया और साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर नंबर मिलाने लगा। नंबर लगा तो बात हो गई। हेलो, उधर से आवाज आई। मैं इटली से, बख्शी ने शांत स्वर में कहा। काम हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ से आवाज आई। नहीं हुआ। शाम को मेरी चलाई गोली रवि गावड़े को लगी, पर मेरे ख्याल में बांह पर लगी और वो बच गया। अब तक काम हो जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में एक गड़बड़ हो गई है। क्या? गावड़े को गोली लगी तो खान मेरे को पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ा। मैं उसके हाथ तो नहीं आया, पर मुझे लगता है कि खान ने मुझे पहचान लिया है, बख्शी ने गंभीर स्वर में कहा। यह तो बहुत बुरा हुआ, उधर से कहा गया। उसके बाद गावड़े और खान होटल वापस नहीं लौटे। मैं अभी अपने ठिकाने पर पहुंचा हूं। खान ने तुम्हें पहचान लिया है। यह ठीक नहीं हुआ। तुम ढंग से काम नहीं कर सके। बस यही चूक हो गई। अब मैं काम पर लगा रहूं या तुम वापस आ जाओ? क्या? गावड़े का इंतजाम मैं दूसरी तरह सोचूंगा। तुम पहचान लिए गए, यहीं पे गड़बड़ हो गई। वापस मुंबई पहुंचो। तुम्हें पहचान कर गावड़े सतर्क हो गया होगा। अब वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। वापस आ जाओ तुम। ठीक है, बख्शी ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। महमूद उसी ठिकाने पर, उसी सोफे पर अधलेटा सा, दांतों को माचिस की तीली से कुरेद रहा था। लोकेश एक टेबल पर कागज फैलाए उन्हें देखकर हिसाब किताब लगा रहा था। विरमानी कमर पर हाथ रखे टहल रहा था। सिर्फ उसके जूतों की आवाज ही वहां गूंज रही थी। थक जाओगे, बैठ जाओ, लोकेश बोला। तुम क्या करने में लगे हो? बिरमानी ने ठिठक कर उसे देखा। हिसाब किताब देख रहा। कोई फायदा है हिसाब किताब देखने का? बिरमानी बोला। लोकेश ने कुछ नहीं कहा। पहले ये मामला निपट लेने दो। हिसाब तो बाद में भी देखा जा सकता है। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं इन कागजों को वापस रख देता हूं, लोकेश ने कहा और कागज समेटने लगा। तभी लोकेश का मोबाइल बजा। हेलो, लोकेश ने बात की। बख्शी वापस आ रहा है, उधर से आवाज आई। काम हो गया? नहीं, बख्शी कहता है खान ने उसे पहचान लिया। ओ, तुम अपने फ्लैट पर पहुंचो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। विरमानी और महमूद से मत कहना कि मैंने तुम्हें बुलाया है। समझ गया। जुल्का का मामला हमने ठीक तरह से निपटाया ना? बहुत बढ़िया, मैं खुश हूं। अपने फ्लैट पर पहुंचो, बाकी बातें तब करेंगे।
इसके साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया गया। लोकेश फोन जेब में रखता उठा और बोला, तुम इन कागजों को संभालो, मुझे कहीं पहुंचना है। किसका फोन था? विरमानी ने पूछा। मेरी बहन का, वो मुझसे मिलना चाहती है, जरूरी काम है। कहने के साथ ही लोकेश बाहर निकल गया। विरमानी ने महमूद पर नजर मारी। बहन का फोन नहीं था, ये कहीं और ही गया है, महमूद बोला। माशूका से मिलने? विरमानी कह उठा। महमूद ने कुछ नहीं कहा और मुंह घुमा लिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान और सोहनलाल 10 मिनट पहले ही इस ठिकाने के बाहर पहुंचे थे और ठीक जगह कार को रोककर उसमें बैठे रहे। शाम के 4 बजने जा रहे थे। हमें नहीं पता कि लोकेश, विरमानी या महमूद इस ठिकाने पर हैं भी या नहीं, सोहनलाल ने कहा। इस तरह हम कब तक? भीतर जाकर देखना या पूछताछ करना तो और भी गलत होगा, देवराज चौहान बोला। यहीं रहकर हमें इंतजार करना होगा। उन तीनों में से जो भी बाहर निकलता दिखे उसके पीछे जाना है और पकड़कर। वो देखो, लोकेश बाहर निकल रहा है, सोहनलाल के होंठों से निकला। तब तक देवराज चौहान भी लोकेश को देख चुका था। लोकेश एक कार की तरफ बढ़ता दिखा। वो कहीं जा रहा है, मौका अच्छा है, सोहनलाल ने कहा। हम उसके पीछे जाएंगे और जहां ठीक लगा पकड़ लेंगे। उनकी निगाह उधर ही टिकी रही। लोकेश की कार वहां से निकली और सड़क पर आ गई। सोहनलाल ने कार उसके पीछे लगा दी, परंतु पर्याप्त फासला रखा कि उसे शक न हो। इस पर हाथ डालना इतना भी आसान नहीं होगा, ये पास में रिवॉल्वर रखता होगा, देवराज चौहान बोला। हम संभाल लेंगे, सोहनलाल बोला। पीछा जारी रहा। सड़क पर भीड़ थी वाहनों की। ऐसे में पीछा करने में आसानी हो रही थी। उसे शक नहीं हो सकता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। सोहनलाल सतर्कता इस्तेमाल कर रहा था। तो तुम्हें पूरा भरोसा है कि जुल्का को लोकेश, विरमानी और महमूद नहीं मारा? सोहनलाल ने कहा। पूरा भरोसा है। इधर अतुल मुझे जुल्का के पास ले जा रहा था और उधर इन्हें कह दिया कि जुल्का को खत्म कर दें। अगर जुल्का जिंदा मेरे हाथ लग जाती तो सारा मामला ही खुल जाता, और अतुल नहीं चाहता था कि मामला खुले। वो कभी भी अपने भाई रवि गावड़े की गोली नहीं खाना चाहेगा। इसे अपने काबू में करके सबसे पहले सारंगल के बारे में पूछना है कि वो कहाँ है। वो अतुल की कैद में कहीं पर है, शायद इसे पता हो कि वो कहाँ है। हमें अतुल पर नजर रखनी चाहिए, वो सारंगल से मिलने जरूर जाता होगा। तुम ठीक कहते हो, देवराज चौहान ने सिर हिलाया, परंतु हमारी समस्या शायद लोकेश से हल हो जाए। लोकेश की कार आगे से दाईं तरफ मुड़ती दिखी। सोहनलाल ने भी चौराहे से कार को दाएं मोड़ लिया। सड़कों पर बहुत भीड़ है, ऐसे में इसे पकड़ना ठीक नहीं होगा। पीछा करते रहो, कहीं तो मौका मिलेगा। देवराज चौहान की निगाह लोकेश की कार पर थी। सुरेश पलांडे ने ही अगर मुंह खोल दिया होता तो यह मामला ही खड़ा नहीं होता। पलांडे तब पूरे विश्वास के साथ मेरी कैद में था। उसे यह भरोसा दिलाया गया था कि जल्दी ही मेरी कैद से उसे छुड़ा लिया जाएगा। तभी तो जब उसकी जान लेने वालों ने हमला किया तो उसने सोचा उसे छुड़ाने आ गए हैं, और वो खुशी खुशी उनके पास पहुंच गया। उसे उन्होंने गोलियों से भून दिया। मतलब कि सुरेश पलांडे अपनों के ही धोखे से मारा गया, सोहनलाल ने कहा। मेरे ख्याल में उसे बलि का बकरा बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि जुल्का का काम निकल गया तो उसे भी मार दिया गया। ऐसा सोच सकते हैं हम, परंतु हमें यह नहीं मालूम कि असल मामला क्या है। अतुल ने तगड़ी घेराबंदी कर रखी है कि। वो देखो, देवराज चौहान बोला, लोकेश की कार धीमी हो रही है। सोहनलाल ने भी कार धीमी कर दी। वहां सोसाइटी के फ्लैट बने थे। लोकेश की कार को उन्होंने भीतर जाते देखा। गेट पर 2 चौकीदार खड़े थे। वो भी अपनी कार को भीतर लेते चले गए।
कुछ आगे दीवार की तरफ खड़ी कारों में उन्होंने लोकेश की कार को रुकते देखा और उसे बाहर निकलकर कुछ दूर मौजूद लिफ्ट की तरफ बढ़ते देखा। मैं देखता हूं कि वो कहां जा रहा है, कहने के साथ ही देवराज चौहान कार से निकला और आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट पहुंचकर रुकी तो लोकेश बाहर निकला और गैलरी में आगे बढ़ने लगा। तभी सीढ़ियों से देवराज चौहान भी तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। लोकेश पर निगाह मारी। लोकेश को यहां पर अधिकार भरे ढंग में आगे बढ़ते देखा तो समझ गया कि ये यहीं रहता है। लोकेश की पीठ थी देवराज चौहान की तरफ। देवराज चौहान एक दीवार की ओट में खड़ा सावधानी से उसे आगे बढ़ते देखता रहा कि तभी लोकेश एक फ्लैट के बंद दरवाजे के सामने रुका और जेब से चाबी निकालने के बाद दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान समझ गया कि यही लोकेश का फ्लैट है। देवराज चौहान इस वक्त जहां था वहां से लिफ्ट सामने ही थी कि तभी उसने लिफ्ट को रुकते देखा और खुलते देखा। लिफ्ट से भूरी आंखों वाला वही युवक निकला। सरसरी निगाह उसने 15 कदम की दूरी पर खड़े देवराज चौहान पर मारी। देवराज चौहान ने भी उठती निगाहों से उसे देखा। भूरी आंखों वाला गैलरी में आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने गैलरी में झांका। भूरी आंखों वाला जा रहा था और उधर से एक महिला आ रही थी। देवराज चौहान गैलरी में जाने की सोच ही रहा था कि ठिठक गया। उस भूरी आंखों वाले को उसने लोकेश के फ्लैट के दरवाजे पर रुकते देखा। कोई मिलने आने वाला होगा। तभी लोकेश वापस अपने फ्लैट पर आया। देवराज चौहान ने वहीं रुकने का विचार किया जब तक भूरी आंखों वाला वापस नहीं चला जाता। अगला दृश्य। भूरी आंखों वाले ने फ्लैट की डोरबेल पर उंगली दबा दी। भीतर बेल बजने का स्वर आया। फौरन ही दरवाजा खुला। लोकेश ने ही दरवाजा खोला था। उसने भूरी आंखों वाले को देखा जो भावहीन नजरों से लोकेश को देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। कहो, लोकेश ने उससे कहा। मुझे उसने भेजा है जिसके आने का तुम्हें इंतजार है, भूरी आंखों वाले ने कहा। क्या काम है? लोकेश कुछ ढीला पड़ा। भीतर चलो, बात भी हो जाएगी। परंतु मुझे नहीं पता था कि वो किसी को भेजने वाला है। वो तो खुद आ रहा था मुझसे बात करने, लोकेश बोला। पर उसने मुझे भेज दिया है। बेशक तुम फोन पर उससे पूछ लो। लोकेश ने पल भर के लिए सोचा, फिर पीछे हटता कह उठा, आओ। भूरी आंखों वाला भीतर प्रवेश कर आया। लोकेश ने दरवाजा बंद किया और बोला, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कहो, क्या कहना चाहते हो? अपनी रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो बोला। क्यों? लोकेश के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मुझे ऐसा ही कहा गया है कि बात करने से पहले तुमसे रिवॉल्वर ले लूं। क्या तुम नहीं देना चाहते? अजीब बात है, लोकेश ने कहा और रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। लो, दूर फेंक दो। लोकेश ने रिवॉल्वर सोफे पर उछाल दी और भूरी आंखों वाले को देखा। अब कहो। भूरी आंखों वाले ने जेब से नायलॉन की रेशमी डोरी निकाली और एक हाथ में लपेटता लोकेश को सर्द निगाहों से देखने लगा। उसी पल लोकेश की आंखें शक से सिकुड़ गई। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं, भूरी आंखों वाला सर्द स्वर में कह उठा। नहीं, लोकेश चौंका। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ऐसा ही कहा गया है, भूरी आंखों वाले ने पूर्वता स्वर में कहा। लोकेश के चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे और वो सोफे पर पड़ी रिवॉल्वर की तरफ लपका। भूरी आंखों वाले ने बीच में ही उस पर छलांग लगा दी। दोनों टकराए और नीचे गिरे। इसी पल लोकेश ने उसके चेहरे पर घूंसा मारा। वो किसी भी तरह अपनी रिवॉल्वर तक पहुंच जाना चाहता था, परंतु तभी उसके गले में डोरी आ पड़ी। भूरी आंखों वाले ने उस छोटी सी डोरी के दोनों सिरे दोनों हाथों में जकड़ रखे थे और वो डोरी दोनों हाथों से पीछे की तरफ खींचता चला गया। लोकेश की आंखें फटने लगी, मुंह खुल गया। वो बुरी तरह तड़पा, परंतु भूरी आंखों वाला अपने काम में माहिर था। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। वो बेहद शांत और सामान्य दिख रहा था। वक्त बीतते बीतते मिनट भर बीत गया।
लोकेश की तर्पण पूरी तरह शांत हो चुकी थी। भूरी आंखों वाले ने उसके गले से डोरी अलग की तो लोकेश किसी कटे पेड़ की तरह नीचे गिरा और शांत हो गया। अब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। भूरी आंखों वाले ने दोनों हाथों में लिपटी डोरी को अलग किया और डोरी को जेब में डालने के बाद आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। फिर दरवाजा बंद करके गैलरी में वापस बढ़ने लगा। जल्दी ही वो लिफ्ट के पास पहुंच गया। लिफ्ट खड़ी थी वहां। वो लिफ्ट में प्रवेश हुआ और नीचे जाने के लिए बटन दबा दिया। दरवाजे बंद होने लगे कि तभी उसने दूर खड़े देवराज चांद को देखा, जो उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिली कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। अगला दृश्य। देवराज चांद लोकेश के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और डोरबेल बजा दी। दरवाजा खुलने के इंतजार में वो खड़ा रहा। मिनट भर बीत गया परंतु दरवाजा न खुला। उसने पुनः बेल दबाई। भीतर कहीं बेल बजने की आवाज आई परंतु दरवाजा इस बार भी न खुला। तो उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर नीचे किया। दरवाजा खुलता चला गया। देवराज चांद ने सावधानी से कमरे के भीतर झांका। वहां कोई न दिखा। देवराज चांद दरवाजे से भीतर आ गया। लोकेश, देवराज चांद ने पुकारा परंतु उसी पल ठिठक गया। सोफे के पास लोकेश को फर्श पर गिरा पाया। आगे बढ़कर देखा तो लोकेश की फटी आंखें और खुला मुंह दिखा। गले पर डोरी कसे जाने का गहरा निशान स्पष्ट चमक रहा था। देवराज चांद की आंखों के सामने भूरी आंखों वाले युवक का चेहरा चमका। देवराज चांद ने तुरंत फोन निकालकर सोहनलाल को फोन किया। होंठ भिज गए थे इस दौरान। हाँ, उधर से सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। नीचे नजर रखो, एक भूरी आंखों वाला युवक लिफ्ट से नीचे आ रहा है। वो दिखे तो किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करो। मैं आ रहा हूं। उसने लोकेश की हत्या कर दी है। देवराज चांद ने जल्दी से कहा और फोन बंद करके वहां से बाहर निकलता चला गया। 4 मिनट में ही वो नीचे सोहनलाल के पास था। मुझे नहीं दिखा वो, सोहनलाल उसके पास आते ही बोला। देवराज चांद समझ गया कि वो बचकर निकल गया है। क्या हुआ? मेरे ख्याल में वो भूरी आंखों वाला युवक पहले से ही लोकेश के आने के इंतजार में कहीं मौजूद था। देवराज चांद नजरें दौड़ाता हुआ कह उठा। लोकेश अपने फ्लैट में गया तो वो भी उसके फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया। मैं दूर ही रहा, सोचा कि जब वो मिलकर चला जाएगा तो मैं लोकेश के पास जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो लोकेश की हत्या करने वाला है। उसके जाने के बाद लोकेश के फ्लैट पर पहुंचा तो लोकेश को मरा पाया। सोहनलाल की निगाह देवराज चांद के चेहरे पर थी। तो खेल ने खतरनाक मोड़ ले लिया, सोहनलाल आंखें सिकोड़े बोला। अतुल नहीं चाहता कि तुम इस मामले की असलियत जान सको। वो जानता है कि तुम इन लोगों से पूछताछ कर सकते हो। ऐसे में उसने अब अपना रास्ता साफ करना शुरू कर दिया है। कल सारंगल की पत्नी को मारा, आज लोकेश की हत्या कर दी और महमूद और बिरमानी अभी जिंदा हैं। देवराज चांद कह उठा। अब उनकी बारी है। दोनों की नजरें मिली। हमें इन दोनों से स्पष्ट बात करनी होगी कि लोकेश की तरह वो भी मर सकते हैं। वापस इनके ठिकाने पर चलो। अगला दृश्य। महमूद अभी तक सोफे पर अधलेटा सा पड़ा था। विरमानी टांगे फैलाए कुर्सी पर बैठा था। देर से उनके बीच खामोशी छाई हुई थी कि विरमानी बोला। जब काम ही नहीं है तो हम रोज सुबह यहां क्यों आ जाते हैं? आदत पड़ी हुई है, महमूद ने शांत स्वर में कहा। तारंगल साहब ही यहां सब कुछ कंट्रोल करते थे। वो नहीं तो हम यहां क्यों? सब ठीक तो चल रहा है अभी तक, महमूद बोला। परंतु एक गड़बड़ हो गई, जुल्का को मारना पड़ा। वो मजबूरी थी। देवराज चांद की वजह से ही गड़बड़ हुई, वरना वो हमारी साथी थी। उसकी पोल देवराज चांद के सामने खुल गई थी। ऐसे में उसे मारना ही बेहतर। मारना था तो देवराज चांद को मारते, जुल्का को क्यों? हमें जुल्का को ही खत्म कर देने को कहा गया। तब देवराज चांद अतुल के साथ इधर ही आ रहा था। बिरमानी गहरी सांस लेकर बोला। तो जुल्का को यहां से खिसका देते। हमें तब जुल्का को मारने को ही कहा गया था और हमने काम पूरा किया। मेरे ख्याल में देवराज चांद भी नहीं बचेगा।
इसे मार देने को जल्दी कहा जाएगा। बख्शी ने भी अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, विरमानी कह उठा। वो रवि गावड़े को खत्म करने इटली गया है, वो अपना काम पूरा करके ही लौटेगा। इस काम के लिए तुम गए होते तो अब तक काम निपटा दिया होता, विरमानी बोला। बख्शी को भी काम करना आता है, वो काबिल है, हमने कई काम एक साथ किए हैं, महमूद बोला। रवि गावड़े निबट जाए तो हमारी चिंता कम हो, विरमानी ने व्याकुल स्वर में कहा। मुझे कोई चिंता नहीं, रवि गावड़े का काम तो होगा ही, वो बचने वाला नहीं है। जब तक वो जिंदा है तब तक किसी को भी चैन नहीं मिलने वाला, वो जरूर मरेगा। विरमानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी कदमों की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन दोनों की निगाहें उस दरवाजे की तरफ उठ गई जहां से भीतर आते हैं कि तभी दरवाजा खुला और सोहनलाल और देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। उनके पीछे 3 और लोग थे। ये जबरदस्ती भीतर आ गए, तीनों में से एक ने कहा। आपको खबर भी नहीं देने दी। महमूद स्थिर शांत नजरों से दोनों को देख रहा था, जबकि विरमानी उन दोनों को यहां आया पाकर चौंका था। महमूद ने इन तीनों को जाने का इशारा किया तो वो वहां से चले गए। उसके बाद महमूद सीधा होकर बैठ गया। विरमानी अभी तक कुर्सी पर बैठा दोनों को देख रहा था। अब किससे मिलने आए हो? महमूद बोला। तुम दोनों से, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने सोचा बता दूं कि लोकेश की हत्या हो गई है। देवराज चौहान के शब्दों पर विरमानी चौंक कर खड़ा हो गया, जबकि महमूद की आंखें सिकुड़ी। लोकेश 1-1.25 घंटे पहले यहां से गया, विरमानी ने कहना चाहा। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हमें मालूम है वो गया था, तब हम बाहर ही थे और उसके पीछे गए। मेरा इरादा लोकेश से कुछ बात करने का था, परंतु रास्ते में उससे बात नहीं हो सकी और वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया। तब भी मेरी बात होने से पहले कोई और उससे मिला और उसकी हत्या कर गया। मैं हत्यारे का हुलिया बताता हूं, शायद तुम लोग उसे जानते हो। देवराज चौहान ने भूरी आंखों वाले का हुलिया बताया। दोनों चुप से उसे देखते रहे। मुझसे बेहतर तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे साथी की हत्या कौन कर सकता है, देवराज चौहान बोला। तुम सच कह रहे हो क्या? लोकेश मारा गया? विरमानी के होंठों से निकला। हाँ, उसके फ्लैट पर जाकर उसकी लाश देख सकते हो। किसने मारा? विरमानी ने परेशान होकर महमूद को देखा। मैंने तुम्हें हत्यारे का हुलिया बताया है, देवराज चौहान ने दोनों को देखा। महमूद 2 कदम आगे बढ़ा और ठिठक कर बोला। तुम ये बात हमें बताने क्यों आए हो? महमूद का स्वर शांत था। ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि तुम लोग भी बचने वाले नहीं, देवराज चौहान ने कहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम लोग किसी के इशारे पर काम कर रहे हो, शायद अतुल के इशारे पर। उसी के कहने पर कल तुम लोगों ने जुल्का की हत्या की, और अब अतुल तुम सबको भी एक एक करके खत्म करेगा, क्योंकि तुम लोग ही उसका भेद खोल सकते हो, और वो रवि गावड़े के हाथों मरना नहीं चाहेगा। 438 करोड़ का गबन भी अतुल ने तुम लोगों की सहायता से किया है, परंतु इस वक्त तुम लोग उसके लिए मुसीबत बन चुके। ड्रामा अच्छा कर लेते हो तुम, महमूद मुस्कुराकर बोला। कैसा ड्रामा? तुमने ही लोकेश को मारा है और मैंने तुम्हें हत्यारे का हुलिया बताया। उस हुलिये के आदमी को हमने कभी देखा भी नहीं। क्यों इरमानी, तुमने देखा है? भूरी आंखों वाला? नहीं, मैंने इस हुलिये के आदमी को कभी नहीं देखा। मैं भी यही कह रहा हूं कि यह सारा ड्रामा यही कर रहा है। लोकेश को इसने मारा और ड्रामा करने हमारे पास आ गया। तुमने लोकेश को यहां से बाहर जाते ही पकड़ लिया था। तुम्हें जुल्का की हत्या होने का शक है, इसी बारे में तुम उससे पूछना चाहते थे, जबकि ये मामला कुछ है ही नहीं। लोकेश तुम्हें कुछ नहीं बता सका तो तुमने उसे मार दिया, क्योंकि वो आजाद हो जाता तो तुम्हारी हरकत अतुल को बता देता और अतुल को यह पसंद नहीं आता। अब हमारे पास हमें डराने आ गए कि लोकेश को भूरी आंखों वाले ने मार दिया। तुम लोगों को मेरी बात का भरोसा नहीं? नहीं,
तुम झूठे और मक्कार। मैंने लोकेश को मारा होता तो कम से कम यहां नहीं आता, उसकी मौत की खबर नहीं देता। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तुम दोनों की मौत तुम्हारे सर पर नाच रही है। यहां जो भी खेल खेला जा रहा है, खेलने वाला अब मैदान से मोहरों को खत्म करने में लग गया है ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। यहां कोई खेल नहीं खेला जा रहा। 438 करोड़ की दौलत का खेल हो रहा है यहां। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। सारंगल कहाँ है? महमूद और विरमानी की नजरें मिली। सारंगल के सामने आते ही सारा मामला खुल जाएगा। बताओ उसे कहाँ रखा है। अतुल साहब को देवराज चौहान की खबर दें। महमूद कह उठा। विरमानी ने तुरंत फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। तुम लोगों को लोकेश की मौत का जरा भी दुख नहीं? देवराज चौहान बोला। दुख है, हैरानी है कि तुमने उसकी जान ले ली, परंतु अब तुम नहीं बच सकते। अतुल साहब तुम्हारी मौत नहीं चाहते, परंतु ये जानकर कि तुमने लोकेश की हत्या कर दी है, शायद अब तुम ना बच सको। और बेवकूफ, मैं तुम लोगों को यह कह रहा हूं कि तुम लोगों के सर पर भी खतरा मंडरा रहा। तभी विरमानी के फोन तभी विरमानी के फोन पर बात करने की आवाज आई। अतुल साहब, देवराज चौहान यहां आया है और कहता है कि लोकेश की लाश उसके फ्लैट में पड़ी है। कहता है भूरी आंखों वाले हत्यारे ने उसकी हत्या की है और हमें बता रहा है कि हम भी इसी तरह मरने वाले हैं। हमसे जुल्का की हत्या का राज जानना चाहता है। अजीब सी बातें कर रहा है। कहता है हम आपके इशारे पर। देवराज चौहान का दिमाग खराब हो गया है। उधर से अतुल गुर्राया। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसे कैसे पता चला कि लोकेश की हत्या हो गई है? यह वहां क्या कर रहा था? कहता है लोकेश से जुल्का की हत्या के बारे में पूछना चाहता था, उसका पीछा किया था। देवराज चौहान जरूरत से ज्यादा हमारे कामों में दखल दे रहा है। आप हुक्म दीजिए। नहीं, इसे कुछ नहीं कहना है। भाई इसे पसंद करता है, परंतु ये हमारे कामों में दखल दे रहा है। लोकेश की सच में हत्या हो गई है? उधर से अतुल ने पूछा। पता नहीं, देवराज चौहान के मुंह से ही सुना है। उसके फ्लैट पर जाकर देखना पड़ेगा। कि पहले लोकेश को फोन करो। जी, पर मुझे लगता है देवराज चौहान ने ही लोकेश को मारा होगा। महमूद का भी यही ख्याल है। यह लोकेश से जुल्का के बारे में पूछताछ कर रहा होगा, इसी में लोकेश को मार डाला। देवराज चौहान और सोहनलाल की कठोर निगाह विरमानी पर थी। इसे सलाह दो कि अपनी जान को बचा के रखे। आप बात करेंगे देवराज चौहान से? मैं इसके मुंह नहीं लगना चाहता। चलता कर दो इसे यहां से। ठीक है अतुल साहब, कहकर विरमानी ने फोन बंद किया और सख्त स्वर में बोला। अतुल साहब ने तुम दोनों को जीने का आखिरी मौका दिया है। चले जाओ और दोबारा यहां मत आना। तुम दोनों बेवकूफ हो। देवराज चौहान विरमानी और महमूद पर निगाह मारता हुआ बोला। मौत तुम लोगों के सिरों पर नाच रही है, लेकिन लोकेश की मौत देखकर भी ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आई। अतुल, तुम दोनों को भी। तुम जाओ, महमूद शांत स्वर में बोला। विरमानी लोकेश का नंबर मिलाने लगा। ठीक है, मैं चला जाता हूं, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। मैंने तो सोचा था कि लोकेश की हत्या की बात सुनकर तुम दोनों पर असर होगा, पर हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों भी यही सोच रहे हो, लेकिन बारी तुम दोनों की भी आने ही वाली है। मैं तुम लोगों को बचाने का वादा करता हूं। सारा मामला मुझे बताओ। सारंगल कहाँ है? पैसा कहाँ हो सकता है? और अतुल ने? तुम जाओ देवराज चौहान, महमूद बोला। तुम्हारी बातों में कुछ नहीं रखा। यहां कुछ नहीं हो रहा। कल जुल्का का पांव बाथरूम में फिसला और वो मर गई। लोकेश को हम देख लेंगे कि उसकी हत्या के बारे में तुम सच कह रहे हो या नहीं। सीधा सा मामला है कि सारंगल 438 करोड़ के नोटों के साथ कहीं फरार हो गया। तुम अतुल साहब को खामखा इस मामले में घसीट रहे। लोकेश की हत्या क्यों की गई? किसने की? देवराज चौहान बोला।
अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम पता लगा लेंगे कि किसने उसे मारा और क्यों मारा, महमूद बोला। तुम्हारे जवाबों से स्पष्ट है कि मेरी बात तुम समझना नहीं चाहते या समझकर भी ना समझ बने रहे। लोकेश का नंबर नहीं लग रहा, विरमानी बोला। देवराज चांद दोनों को देखते हुए दांत भींचकर बोला, हत्यारे का हुलिया नहीं भूलना, वो तुम दोनों से भी जल्दी मिलेगा। लोकेश के बाद अब तुम दोनों की बारी है। भूरी आंखों वाला 25 साल का सांवले रंग का युवक है। अपनी आंखों की वजह से भीड़ में से भी वो अलग से पहचाना जाएगा। उसके हमले से अगर बच जाओ तो मुझे जरूर फोन करना। उस स्थिति में मैं तुम लोगों की बेहतर सहायता कर सकूंगा। कम से कम मुझे तो सहायता की जरूरत नहीं पड़ने वाली, महमूद ने खतरनाक स्वर में कहा। और तुम्हें? देवराज चांद ने कड़वी निगाहों से विरमानी को देखा। दफा हो जाओ तुम दोनों, वरना आदमियों को बुलाकर अभी तुम दोनों को। हाँ सोहनलाल, कहने के साथ ही देवराज चांद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हमारी बात ना मानकर पछताओगे, कहने के साथ ही सोहनलाल भी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दोनों बाहर निकल गए। महमूद और विरमानी की नजरें मिली। ये सब क्या हो रहा है? लोकेश की हत्या? वो मर गया? मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि। शांत रहे विरमानी, महमूद स्थिर स्वर में बोला। यह सब देवराज चांद की ही कोई चाल है। उसे जुल्का की मौत की वजह से हम पर शक हो गया और वो हमारा हौसला तोड़ना चाहता है। ऐसा करके मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज चांद ने ही लोकेश की हत्या की और फिर यहां आ गया, परंतु उसकी चाल हमारे सामने नहीं चलेगी। परंतु पहले पक्का पता तो चले कि लोकेश सच में। अपने किसी आदमी को लोकेश के फ्लैट पर भेजो, वो खबर लाएगा, महमूद ने कहा। अगला दृश्य। देवराज चांद और सोहनलाल वहां से बाहर निकलकर कार तक पहुंचे। बात इनकी समझ में नहीं आई, सोहनलाल बोला। सब समझ में आया, देवराज चांद ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरी बात को ठीक से समझा है दोनों ने, परंतु उन्हें यह भरोसा नहीं कि उनके साथ भी लोकेश की तरह होने वाला है। वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तो अब हम यहीं रहेंगे, विरमानी और महमूद के बाहर निकलने का इंतजार करेंगे। वो दोनों इकट्ठे निकलने वाले नहीं, अलग अलग ही बाहर निकलेंगे और एक एक के पीछे हम दोनों जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका वक्त भी आया हुआ है। अगर उनकी हत्या होने का वक्त आए तो उन्हें बचाकर उनसे यह जानने की चेष्टा करनी है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है और वो रवि के खिलाफ अतुल के इशारों पर क्यों चल रहे हैं। दोनों बहुत मजबूत हैं, मुंह नहीं खोलेंगे, सोहनलाल बोला। जब मौत सिर पर मंडराते देखेंगे तो मुंह खोलेंगे। महमूद मुंह खोलने वालों में से नहीं है। वो हत्यारा है, बेरहम इंसान लगा मुझे वो। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वो दोनों जब जब बाहर निकलेंगे सतर्क रहेंगे कि हम कहीं उनका पीछा न करें। हम सावधान रहेंगे और ठीक जगह पोजीशन ले लेते हैं। पहले जो भी बाहर आएगा उसके पीछे मैं जाऊंगा, दूसरे के पीछे तुम जाओगे, और हमें कोई बात करनी हुई तो हम फोन करेंगे। अगला दृश्य। विरमानी से बात करने के बाद अतुल ने फोन बंद किया। चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। वो इस वक्त गोदाम जैसे हॉल में था जहां कई आदमी ड्रग्स की पैकिंग करने में व्यस्त थे। देवराज चांद ने तो और भी परेशानी बढ़ा दी है। अतुल दांत भींचे बड़बड़ा उठा। हालात बुरे होते जा रहे हैं। मामला ठीक ना हुआ तो भाई आकर छोड़ेगा नहीं। भाई, बात करनी होगी भाई से। अतुल ने उसी पल भाई रवि गावड़े का नंबर मिलाया, फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जाती रही, तब कहीं जाकर फोन उठाया गया। बोल, उधर से रवि गावड़े की आवाज आई। भाई, इधर बहुत गड़बड़ हो रही है। कल जुल्का मरी तो सुना है आज लोकेश को किसी ने मार। किसने? पता नहीं। देवराज चांद विरमानी और महमूद से मिलने आया था। उसी ने लोकेश की हत्या की बात बताई। मुझे तो लगता है कि देवराज चौहान ने ही लोकेश को मारा। और हालात क्या हैं? ठीक नहीं है।
438 करोड़ का कुछ पता नहीं। मैंने सारंगल को देवराज चौहान के हवाले किया और वो कहता है कि वो सारंगल नहीं था। ये कैसे हो सकता है भाई? अब वो सुरेश पलांडे की फोन में तस्वीर लिए घूम रहा है कि मैंने उसके हवाले सुरेश पलांडे किया था। देवराज चौहान ने तो बीच में आकर सारा मामला उलझा दिया। सारंगल को बचाकर नहीं रख सका, उसे पलांडे बता रहा था। मेरे को तो ये लगता है कि देवराज चौहान ने ही सारंगल को भगा दिया। ये बात तुम बता चुके हो। उधर से रवि गावड़े की आवाज आई। नई बात क्या है? देवराज चौहान अब हमारे कामों में दखल देने। सारंगल का कुछ पता चला? उसे तो मैंने देवराज चौहान के हवाले किया। पैसे का भी पता नहीं चला? नहीं, वो 438 करोड़ की बहुत बड़ी रकम होती है। पैसा वापस ना मिला तो हम बर्बादी के कगार पर पहुंच सकते हैं। मैं समझता हूं भाई कि यह काम अचानक ही नहीं किया गया। काफी लंबी प्लानिंग के बाद ही इस काम को अंजाम दिया गया है। सारंगल एकाएक गायब हो गया। तुम कहते हो उसे देवराज चौहान के हवाले किया। देवराज चौहान कहता है कि तुमने जिसे उसके हवाले किया वो सारंगल नहीं था। 438 करोड़ एकाएक लापता हो गए। तुम कुछ भी न कर पाए। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं इटली ही नहीं आता। तुम कुछ भी संभाल नहीं सके। अतुल के होंठ भिंचे रहे। कल रात मुझ पर हमला हुआ, मुझे गोली लगी। गोली लगी? भाई तुम्हें गोली? अतुल ने कहना चाहा। पैसा ही गायब नहीं हुआ। मुझे मारने की कोशिश की जा रही है इटली में। क्या ये देवराज चौहान कर रहा है? नहीं भाई, देवराज चौहान तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेगा? तो फिर कौन कर रहा है? अतुल कुछ ना कह सका। मेरा ख्याल है देवराज चौहान ठीक कहता है कि तुमने उसके हवाले सारंगल नहीं किया। तो मैं क्या झूठा हूं जो? सच्चे बन के दिखाओ। पैसा ढूंढो। सारा मामला संभाल के दिखाओ। मैं कोशिश तो कर रहा। कोशिश नहीं, काम चाहिए। सब कुछ ठीक चाहिए। बख्शी कहाँ है? बख्शी? मैंने आपको बताया तो था कि वो सारंगल से छुट्टी लेकर गया है। उसकी माँ की तबीयत। अगर तुम्हें बख्शी की जरूरत पड़ जाए तो उसे कहां से बुलाओगे? महमूद है ना भाई, महमूद से काम ले। मैं बख्शी की बात कर रहा हूं। अतुल संभला। चंद पल ठिठक कर बोला, भाई ये बख्शी एकाएक खास कैसे हो गया इतना? खान कहता है कि इटली में मुझ पर गोली चलाने वाला बख्शी था। नहीं भाई, ये कैसे? खान कहता है। अब तुम ये कहोगे कि खान गलत कह रहा है, उसने बख्शी को नहीं देखा। अतुल ने होंठ भींच लिए। अब सवाल ये उठता है कि बख्शी किसके इशारे पर मुझे मारना चाहता है? अतुल की मुद्रा में कोई फर्क न आया। मेरी मौत से सिर्फ तुम्हें ही फायदा मिलेगा। रवि गावड़े की आवाज पुनः कानों में पड़ी। अतुल ने एकाएक होंठ खोले और गहरी सांस ली। तो भाई तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ये यही है ना बात? तुम्हारे ख्याल में मैंने बख्शी को इटली भेजा कि तुम्हें मार सके। शायद तुम देवराज चौहान की तरह यह भी सोचते हो कि 438 करोड़ की गड़बड़ में भी मेरा हाथ है। ठीक है भाई, तुम मुंबई पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यहां आते ही मुझे गोली मार देना, खत्म कर देना मुझे। मैं तुम्हारे आने के इंतजार में इधर बैठा हूं। अतुल ने कहा और फोन बंद कर दिया। चेहरे पर गुस्सा और गंभीरता दिख रही थी। कुछ क्षण वो काम करते लोगों को देखता रहा, फिर पलटा और एक तरफ नजर आ रहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो बेहद गहरी सोच में डूबा दिख रहा था। दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश किया। ये साधारण सा कमरा था। लकड़ी की बड़ी सी टेबल और 5-7 कुर्सियां पड़ी थी। वो कुर्सी पर जा बैठा। फोन अभी तक उसके हाथ में पकड़ा था। कई मिनट तक चुपचाप वो बैठा रहा, फिर फोन से नंबर मिलाए और उसने कान से लगा लिया। बेल गई और विरमानी की आवाज कानों में पड़ी। कहिए अतुल साहब। बख्शी नहीं आया अभी तक? अतुल ने पूछा। वो आजकल में आ जाएगा, उधर से विरमानी ने कहा। लोकेश का कुछ पता चला कि? उधर आदमी भेजा है, जो भी खबर आएगी आपको फोन कर दूंगा। तुम और महमूद सतर्क रहो, शायद कोई हमारे पीछे पड़ा है।
उसी ने लोकेश को मारा और तुम दोनों को भी। हम सतर्क हो चुके हैं अतुल साहब। अतुल ने फोन बंद किया और गहरी सांस लेकर मुस्कुरा पड़ा। वाह भाई, तूने तो सीधे सीधे ही मुझ पर उंगली उठा दी। अगला दृश्य। देवराज चौहान विरमानी के पीछे था। शाम के 7 बजे विरमानी वहां से निकला और अपनी कार में चल पड़ा था। वो अकेला था और कार भी खुद चला रहा था। देवराज चौहान का ख्याल था कि विरमानी या महमूद सुरक्षा के साथ वहां से बाहर निकलेंगे, परंतु लोकेश की हत्या से इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। विरमानी अकेला निकला था, या फिर उसे पूरा विश्वास था कि लोकेश की तरह उसकी हत्या नहीं हो सकती थी। 7 बजे तो दिन का उजाला था, परंतु अब अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। शाम के 8 बजने वाले थे। सड़क पर वाहनों की तगड़ी भीड़ थी। कारों वाहनों की हेडलाइटें आंखों में पड़ रही थी। ऐसे में पीछा जारी रखने में देवराज चौहान को परेशानी हो रही थी, परंतु वो विरमानी का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। अंधेरा होने पर उसने इस बात की सतर्कता छोड़ दी थी कि विरमानी उसे देख लेगा। वो बस पीछे लगा रहा उसके, जबकि खुद उसका खुले में घूमना ठीक नहीं था। उस पर जानलेवा हमला हो चुका था। उस वक्त सोहनलाल की नजर हमलावरों पर ना पड़ जाती तो उसे गोलियां लग सकती थी। अब हमला फिर भी हो सकता था। अतुल उसे खत्म करवा के ही रहेगा। देवराज चौहान चाहकर भी अपना ख्याल नहीं रख पा रहा था कि उस पर हमला हो तो खुद को बचा सके। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि विरमानी के दिल में इस मामले से वास्ता रखते राज छिपे हैं। उन राजों को किसी तरह जान लेना चाहता था। करीब 8:15 बजे उसने विरमानी की कार एक छोटे से बंगले के बाहर रुकते देखी और उसने हॉर्न बजाया। देवराज चौहान कार को आगे लेता चला गया। तुरंत ही बंगले का गेट खोला और कार भीतर प्रवेश कर जाने के बाद गेट बंद कर दिया गया। दरबान भीतर की तरफ था। पूरी तरह अंधेरा फैल चुका था। देवराज चौहान ने कार को 200 कदम आगे ले जाकर रोका, इंजन बंद किया और भीतर बैठे सिगरेट सुलगा ली। वो देख चुका था कि विरमानी की कार उस बंगले में गई है, परंतु अंधेरे की वजह से देवराज चौहान भूरी आंखों वाले को न देख पाया, जो कि कार के बंगले में भीतर जाते ही भूत की तरह जाने कहां से प्रकट होकर बंगले के सामने मंडराने लगा था। बंगले के भीतर पर्याप्त लाइट ऑन थी। 3-4 मिनट तो टहलता हुआ बंगले पर निगाह रखे रहा, फिर बंगले की दीवार के पास पहुंचा। सामने से बंगले की दीवार 8 फुट ऊंची थी। वो एक ही झटके से दीवार की मुंडेर थाम कर लटका और दीवार पर चढ़ा और भीतर की तरफ कूद गया। यही वो वक्त था जब देवराज चौहान बंगले के सामने गेट पर आ पहुंचा था। देवराज चौहान बंगले के गेट के काफी करीब पहुंचा तो गेट के पास विरमानी शब्दों का खूबसूरत पत्थर लगा दिखा तो समझ गया कि यह विरमानी का ही बंगला है। 10-15 मिनट देवराज चौहान वहीं टहलता रहा, आसपास नजरें दौड़ाता रहा, परंतु कोई संदिग्ध बात न दिखी। उसके बाद उसे बंगले में प्रवेश करने का एक ही रास्ता दिखा कि दीवार फलांगी जाए। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद वो दीवार फलांग कर भीतर की तरफ कूद गया। ये छोटा सा लॉन था। भीतर से मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। देवराज चौहान वहीं पर दुबका सा आसपास का जायजा लेता रहा। तभी भीतर से एक व्यक्ति बाहर निकला। वो गेट की तरफ चला गया। उसके पहनावे से देवराज चौहान ने अनुमान लगाया कि वो नौकर है। यहां से सीधा सीधा भीतर जाने का मतलब था कि किसी न किसी की नजर में आ जाना। यहां से सीधा सीधा भीतर जाने का मतलब था किसी न किसी की नजर में आ जाना। देवराज चौहान ने ऊपर की मंजिल की तरफ देखा। वहां भी रोशनी हो रही थी। यह पता नहीं था कि विरमानी नीचे है या पहली मंजिल पर, जबकि देवराज चौहान बंगले के भीतर कहीं छिपकर विरमानी पर नजर रखना चाहता था, क्योंकि अतुल अब यह मामला तेजी से खत्म करने की कोशिश में था। उसे उससे खतरा महसूस हो रहा था। जुल्का को मार दिया गया, लोकेश को मार दिया गया, उस पर और सोहनलाल पर गोलियां बरसाई। ऐसे में देवराज चौहान को लग रहा था कि विरमानी और महमूद भी बचे नहीं रहने वाले। उन पर कभी न कभी जानलेवा हमला हो सकता है। मन ही मन देवराज चौहान ने सोचा कि अगर भूरी आंखों वाला हत्यारा उसके हाथ लग जाए तो फिर सारा मामला शीशे की तरह साफ हो जाए, या उसका हमला असफल हो जाए तो विरमानी मौत के डर से मुंह खोल सकता है, सब कुछ बता सकता है। जैसे भी हो, देवराज चौहान इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता था और वो विरमानी के आसपास ही रहना चाहता था।
कई पलों से देवराज चांद की नजर बंगले के ऊपरी मंजिल पर टिकी हुई थी और वो कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहा था जिससे चुपके से ऊपर की मंजिल पर पहुंचा जा सके। अगला दृश्य। विरमानी सीधा बंगले की पहली मंजिल पर पहुंचा कि पीछे से नौकर भी आ गया। श्रद्धा कहाँ है? विरमानी ने उसे देखते ही पूछा। घर में इतनी चुप्पी क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? जी, मालकिन की वर्ली वाली बहन जी आई थी, उनके साथ शॉपिंग करने गई हैं। बच्चे भी साथ ही गए हैं। मुझसे कह गई थी कि वापसी पर 11 बज जाएंगे। वो सब खाना बाहर से ही खाकर आएंगे। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरी बोतल गिलास निकाल कर रख दो, खाना 10 बजे लूंगा। ठीक है मालिक, कहने के साथ ही नौकर वहां से निकलता चला गया। विरमानी बाथरूम में चला गया। कमरे में शांति छाई रही। तभी दरवाजे पर भूरी आंखों वाला दिखा। उसकी सर्द निगाह कमरे में घूमने लगी। वहां पर किसी को न पाकर वो आगे बढ़ा और कमरे के अटैच बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर कान लगाया। भीतर से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। भूरी आंखों वाला वहां से हटा और कमरे में नजरें दौड़ाने के बाद वार्डरोब की साइड में जा छुपा। वहां से वो कमरे में नजर रख सकता था, परंतु किसी की नजर उस पर पड़ना आसान नहीं था। यहां रहकर वो विरमानी के बाथरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बीते कि कदमों की आहट गूंजी और उसी नौकर ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में बोतल और गिलास था, जिसे उसने बेड के साथ पड़े टेबल पर रखा और बाहर निकल गया। 2-3 मिनट और बीते कि कमरे की खिड़की पर देवराज चांद दिखा। वो खिड़की पर लटका सिर ऊपर किए भीतर झांक रहा था। सब ठीक पाकर वो खिड़की पर चढ़ आया और अगले ही पल वो कमरे के भीतर था। खुले में वो रुका नहीं और फुर्ती से एक पर्दे की ओट में जा छुपा, परंतु वो भूरी आंखों वाले की निगाहों में आ चुका था। देवराज चांद को देखते ही भूरी आंखों वाले के चेहरे पर छाए सर्द भाव गहरे हो गए। उसके दांत भिज गए, चेहरे पर कसाव उभर आया। उसी पल कदमों की आहट उभरी और नौकर ने भीतर प्रवेश किया। उसने ट्रे उठा रखी थी और उस पर काजू और रोस्टेड पनीर की 2 प्लेटें रखी थी, जिन्हें वो बोतल के पास रख गया। नौकर के चले जाने का एहसास पाकर देवराज चांद ने पर्दे की ओर से सिर निकाला और कमरे में निगाह मारी, लेकिन अगले ही पल वो थम सा गया। मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। सामने शीशा था और शीशे में उसे भूरी आंखों वाला नजर आ रहा था, जो कि वार्डरोब की ओट में खड़ा था। खतरनाक बात तो यह थी कि शीशे के माध्यम से वो भी उसे देख रहा था। दोनों की आंखें मिली। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों अब भी एक दूसरे को देख रहे थे। विरमानी बाथरूम से बाहर निकला और वार्डरोब की तरफ बढ़ा। उसने अंडरवियर पहन रखा था। करीब पहुंचकर उसने वार्डरोब खोला और नाइट सूट निकालकर पहना। गीले बालों पर हाथ फेरा और छोटे टेबल पर रखी विस्की की बोतल की तरफ बढ़ गया। वो सोचों में ही डूबा था। देवराज चाहन और भूरी आंखों वाला दोनों शीशे के माध्यम से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। विरमानी ने बेहद शांत भाव से अपना गिलास तैयार किया, घूंट भरा और गिलास वापस रखकर काजू के कुछ टुकड़े मुंह में डाले और कुर्सी पर बैठने जा रहा था कि एकाएक ठिठक गया। देवराज चाहन पर्दे के पीछे से निकलकर एकाएक उसके सामने आ गया। विरमानी की आंखें हैरानी से फैल गई उसे देखकर। तुम यहां? तुम इस वक्त मौत के दरवाजे पर खड़े हो, देवराज चाहन ने कहा। तुम? अब मैं समझ गया कि लोकेश को तुमने मारा और अब मुझे मारने यहां। वो भूरी आंखों वाला इस वक्त इसी कमरे में वार्डरोब के पीछे है और वो तुम्हें मारने वाला है। देवराज चाहन ने शब्दों को चबाकर कहा। मुझे पहले ही महसूस हो रहा था कि वो अब तुम्हें या महमूद को मारने आएगा, लोकेश की हत्या के बाद। इसी पल वार्डरोब की ओट से भूरी आंखों वाला निकलकर सामने आ गया। उसे देखकर विरमानी की आंखें फैल गई। ये तुम्हारा आदमी है देवराज चाहन? तुम ही हम सबको मारे जा रहे? बेवकूफ, ये उसी का आदमी है जिसके तुम साथी हो, जिसके इशारे पर तुमने जुल्का को मारा, और वो अतुल है ना? तुम झूठ बोलते हो, ये तुम्हारा साथी है। इसका डर दिखाकर तुम मेरा मुंह खुलवाना चाहते? तभी भूरी आंखों वाले ने जेब में हाथ डाला और रेशम की डोरी निकाल ली। विरमानी पर नजरें टिकाए वो डोरी को दोनों हाथों में लपेटने लगा। विरमानी का चेहरा फक पड़ गया। उस डोरी को देखकर देवराज चाहन की आंखें सिकुड़ी। मेरे होते हुए तुम इसकी हत्या नहीं कर सकते, देवराज चाहन गुर्राया। भूरी आंखों वाले ने देवराज चाहन को देखा। बिरमानी 2 कदम लड़खड़ाते अंदाज में पीछे हट गया।
तभी भूरी आंखों वाला तेजी से विरमानी की तरफ बढ़ा। उस वक्त विरमानी के पास रिवॉल्वर नहीं थी और उन दोनों को वहां मौजूद पाकर वो घबरा सा गया था। उसे अपनी तरफ बढ़ते पाकर घर विरमानी घबराए अंदाज में संभला। उसके घर पर जो हो रहा था उसे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। इसी पल देवराज चांद भागा और भूरी आंखों वाले पर छलांग लगा दी। परंतु भूरी आंखों वाला बेहद सतर्क इंसान था। वो अपनी जगह से फौरन हट गया। देवराज चांद हवा में लहराया और बेड से टकराकर नीचे गिरता चला गया। तब तक भूरी आंखों वाला दोनों हाथों में डोरी को जकड़े विरमानी के पास जा पहुंचा। सिर पर मौत का खतरा देखकर विरमानी भूरी आंखों वाले पर झपट पड़ा। उसकी झपटन का सामना करते हुए भूरी आंखों वाला रेशम की डोरी को उसके गले में डालने की चेष्टा में लगा रहा। उसके होंठ भिजे हुए थे, चेहरा सपाट था, आंखों में मौत के वहशी भाव लहरा रहे थे। वो अपनी धुन का पक्का लगा, परंतु देवराज चांद उसके सिर पर पहुंच चुका था। देवराज चांद ने पीछे से उसके गले में बांह डाली और उसे खींचते हुए तेजी से झटका दिया। भूरी आंखों वाला 2-3 कदम लड़खड़ा कर ठिठका और सर्द आंखों से देवराज चांद को देखने लगा। देवराज चांद के दांत भिजे पड़े थे। विरमानी डरा हुआ था और गुस्से में भी दिख रहा था। मैं तुम्हें इसकी जान नहीं लेने दूंगा, देवराज चांद ने दृढ़ स्वर में कहा। वो दोनों हाथों में डोरी को कसकर लपेटे देवराज चांद को देखता रहा। अगर मुझे मालूम होता कि तब तुम लोकेश की हत्या करने जा रहे हो तो मैं ऐसा नहीं होने देता, देवराज चांद ने कठोर स्वर में कहा। अब मैं तुमसे जानकर रहूंगा कि तुम किसके इशारे पर यह सब कर रहे हो। भूरी आंखों वाला तीर की भांति देवराज चांद की तरफ बढ़ा और दोनों हाथों की मुट्ठियां घूंसे के रूप में उसके पेट पर मारी। करा कर देवराज चांद नीचे झुका तो घुटनों की जबरदस्त चोट उसके चेहरे पर दे मारी। देवराज चांद के होंठों से चीख निकली और पीछे की तरफ गिरता चला गया। यह सब कुछ बहुत तेजी से किया था उसने और साथ ही फौरन विरमानी पर झपट पड़ा। विरमानी हक्का बक्का सा खड़ा था। उसके पास पहुंचते ही विरमानी ने टांग की जोरदार ठोकर उसके पेट पर दे मारी और रिवॉल्वर निकालने के लिए वार्डरोब की तरफ दौड़ा। भूरी आंखों वाला भी उसके पीछे दौड़ा, परंतु रास्ते में नीचे से उठ रहे देवराज चांद ने अपनी टांग उसकी टांगों में अड़ा दी। भूरी आंखों वाला धड़ाम से नीचे जा गिरा। दोनों हाथों में लिपटी डोरी खुल गई, लेकिन वो तुरंत ही उठा और वार्डरोब खोल चुके विरमानी के पास जा पहुंचा। तब तक वो जेब से चाकू निकालकर हाथ में ले चुका था तथा बटन से उसका फल खोल चुका था। विरमानी वार्डरोब में रिवॉल्वर पाने के लिए हड़बड़ी में हाथ मार रहा था कि तभी पीछे से भूरी आंखों वाले का चाकू वाला हाथ घूमा और विरमानी का गला कटता चला गया। विरमानी के शरीर को झटका लगा। उसने दूसरी बार उसकी गर्दन पर पुनः चाकू चला दिया कि तभी देवराज चांद ने पीछे से भूरी आंखों वाले की कमीज का कॉलर पकड़कर पीछे को झटका दिया तो वो विरमानी से दूर जा गिरा। विरमानी की टांगें मुड़ी और वो नीचे बैठता चला गया। देवराज चांद ने तुरंत आगे बढ़कर विरमानी को संभाला। विरमानी, देवराज चांद के दांत भिज गए। विरमानी, तुम। उसी पल भूरी आंखों वाला उठा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। स्थिति ऐसी थी कि देवराज चांद उसके पीछे न जा सका। विरमानी का गला काफी गहराई तक कट गया था। वो गले से निकलने वाले खून से नहाया पड़ा था। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलकी जा रही थी। विरमानी, मेरी बात सुनो। वो कौन है जिसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है? वो अतुल है। विरमानी ने आंखें खोली। देवराज चांद के हाथ, कपड़े भी खून में भीगे थे। बोलो विरमानी, उसका नाम बताओ। विरमानी के होंठ कांपे। वो कुछ कहने वाला था। हाँ हाँ, कहो, नाम बोलो उसका। चंद पल विरमानी के होंठ कांपते रहे, फिर गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। देवराज चांद के दांत भिज गए। वो कई पलों तक विरमानी के मृत चेहरे को देखता रहा। अगला दृश्य। देवराज चांद वहां से सीधा बंगले पर पहुंचा। खून से सने कपड़े उतारकर नहाया और दूसरे कपड़े पहनकर सोहनलाल को फोन किया। उसे इस बात का दुख था कि वह भूरी आंखों वाले से विरमानी को बचा नहीं पाया। इन हालातों में विरमानी बच जाता तो शायद वो आसानी से मुंह खोल देता। भूरी आंखों वाला हत्यारा भी हाथ से निकल गया। वो अगर हाथ लगता तो उसका मुंह भी खुलवाने की चेष्टा की जा सकती थी। देवराज चांद को पूरा भरोसा था कि इस मामले को पीछे से अतुल ही कंट्रोल कर रहा है। बस एक बार किसी के द्वारा अतुल का नाम लेने की जरूरत थी।
इस भरोसे की सबसे अहम वजह थी अतुल द्वारा उसके हवाले सारंगल के बदले सुरेश पलांडे को करना। हेलो, दूसरी तरफ से सोहनलाल की आवाज आई। तुम कहाँ हो? देवराज चांद ने पूछा। मैं महमूद के पीछे हूं। घंटा भर पहले वो वहां से बाहर निकला था और कार में बैठकर अपने फ्लैट पर पहुंचा था। पीछा करने के लिए मैंने पहले से ही टैक्सी तैयार कर रखी थी। सड़क किनारे बनी बिल्डिंग के एक फ्लैट में वो रहता है। मैं भीतर उसके पीछे गया और उसका फ्लैट देख आया हूँ। अब बाहर सड़क पर टैक्सी में बैठा वहां नजर रख रहा हूँ। सतर्क रहो, वो भूरी आंखों वाला महमूद के पास पहुंच सकता है। इस अंधेरे में मैं भूरी आंखों वाले को पहचान नहीं सकता। फिर भी सतर्क रहो, भूरी आंखों वाले से मेरा सामना हो चुका है अभी। उसने विरमानी को मार दिया। ओह, कैसे? देवराज चाहन ने सारी बात बताई। उसको पकड़ने का तुम्हारे हाथ से मौका निकल गया। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। विरमानी मर रहा था, मैं उसके मुंह से इस मामले के बारे में कुछ सुनना चाहता था। सोचा था वो कुछ बता देगा। बता भी देता अगर कुछ पल और जिंदा रह जाता तो। ये बुरा हुआ। इस मामले के पीछे जो भी है वो, जो भी नहीं, वो अतुल ही है, उधर से सोहनलाल ने कहा। वही। अब वो तेजी से हर उस इंसान को खत्म करता जा रहा है जो उसकी पोल खोल सकता है। शायद अतुल को रवि गावड़े के वापस आने का डर है। वो गावड़े के वापस आने से पहले ही अपने हर उस साथी को खत्म कर देना चाहता है जो उसके बारे में अपना मुंह खोल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि अब महमूद की बारी है। रात में भूरी आंखों वाला हत्यारा महमूद के पास पहुंच सकता है। सोहनलाल की आवाज नहीं आई। तुम्हें अभी महमूद से मिलना होगा। फायदा? उससे कैसे और क्या बात करनी है वो मैं तुम्हें बताता हूं। इसके साथ ही देवराज चांद सोहनलाल को बताने लगा। अगला दृश्य। महमूद अपने शानदार फ्लैट में मौजूद था। वो अकेला रहता था। हमेशा ही वो अकेला रहा और अकेला रहना पसंद करता था। फ्लैट की एक चाबी नौकरानी के पास थी। वो सुबह आ जाती थी और दिन भर फ्लैट में ही रहती थी। वही खाना बनाती, सफाई करती और फ्लैट को चमका चमका कर रखती। महमूद को घर में गंदगी जरा भी पसंद नहीं थी। इस वक्त रात के 10 बजने जा रहे थे। महमूद नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकला। उसने बनियान और पजामा पहन रखा था। गीले बालों पर हाथ फेर कर उन्हें पीछे को किया और किचन में गया। वहां उसने खाना चेक किया कि आज नौकरानी क्या बनाकर गई है, फिर गिलास और पानी की बोतल लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा। उन्हें सेंटर टेबल पर रखा और बोतल लाकर गिलास तैयार किया और घूंट भरा। चेहरे पर सोच के भाव थे, परंतु चेहरा शांत था। अभी आधा गिलास ही खाली किया था कि तभी कॉल बेल बज उठी। महमूद ने शांत निगाहों से देवराज चांद महमूद ने शांत निगाहों से दरवाजे को देखा। उसके पास कोई नहीं आता था। दोस्त उसे पसंद नहीं थे और रिश्तेदार थे नहीं। वैसे भी वो घर पर किसी से मिलना पसंद नहीं करता था। आज जाने कितने लंबे समय बाद उसने अपने फ्लैट की कॉल बेल की आवाज सुनी थी। 2 पल दरवाजे को देखने के बाद वो उठा और टेबल के पास पहुंचकर उसमें से रिवॉल्वर निकाली और दरवाजे पर पहुंचकर मैजिक आई से बाहर दिखा। बाहर सोहनलाल का चेहरा दिखा। महमूद के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ पीठ पीछे करके दरवाजा खोला। सोहनलाल से नजरें मिली। तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला? महमूद ने सामान्य स्वर में पूछा। तुम्हारा पीछा किया। क्यों? क्योंकि भूरी आंखों वाला कभी भी तुम पर हमला कर सकता है। ऐसा हुआ तो तब तुम क्या करोगे? मुझे बचा लोगे? नहीं, लेकिन इस बात की खबर पहले पालूंगा कि महमूद की हत्या हो गई है। महमूद 2 पल सोहनलाल को देखता रहा, फिर बोला, तुम मेरे घर तक आ गए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे बात करनी है। अंदर आ जाऊं? देवराज चांद कहाँ है? वो मेरे साथ नहीं है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना। विरमानी की हत्या हो चुकी है। महमूद कुछ चौंका, फिर तुरंत ही संभला। कब?
एक सवा घंटे पहले। महमूद सोहनलाल को देखता रहा। तुमसे बात करनी है, भीतर आऊं? महमूद ने उसे भीतर आने का रास्ता दे दिया। सोहनलाल भीतर आ गया। महमूद ने दरवाजा बंद किया। चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। बैठ जाओ, महमूद ने कहा। मैं विरमानी को फोन करने जा रहा हूं, कहकर महमूद ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर टेबल की दराज में रखी और फोन उठाकर नंबर मिलाने लगा। खबर मिल जाएगी तुम्हें कि विरमानी नहीं रहा, सोफे पर बैठते सोहनलाल ने कहा। महमूद वहीं खड़ा फोन कान से लगाए रहा। बात की, फिर फोन बंद करके वहीं रखा और सोफे पर बैठते हुए गिलास उठाया। तुम लोगे? मैं नहीं पीता। महमूद ने शांत भाव से घूंट भरा और बोला, तुमने मारा विरमानी को या देवराज चौहान ने? भूरी आंखों वाले ने। वो सच में कोई है? अब तुम्हारी बारी है महमूद, सिर्फ तुम ही बचे हो। जुल्का मर गई, लोकेश और विरमानी भी मारे गए। अब सिर्फ तुम ही बचे हो और तुम्हें बेहतर पता होगा कि कौन तुम लोगों की जानें ले रहा है। महमूद ने घूंट भरा और गिलास टेबल पर रखा। सोहनलाल को देखा। तुम और देवराज चौहान इस मामले में क्यों दखल दिए हुए हो? महमूद शांत स्वर में बोला, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि देवराज चौहान इस मामले में कैसे आया। महमूद ने कुछ नहीं कहा, सोहनलाल को देखता रहा। इस मामले में कुछ भी नहीं था अगर अतुल ने देवराज चौहान के हवाले सारंगल के रूप में सुरेश पलांडे को न किया होता। महमूद चुप रहा। तब मामले ने आगे बढ़ना ही नहीं था अगर सुरेश पलांडे को महाबलेश्वर के फार्म हाउस पर शूट न कर दिया होता। रवि गावड़े इटली से आता तो जो भी देवराज चौहान के पास था उसे गावड़े के हवाले कर देता। उसके बाद रवि गावड़े और अतुल गावड़े का मामला होता कि वो आपस में क्या करते। परंतु ये सब ना हो रहा होता। शुरू से ही ये मामला एक साजिश के साथ शुरू हुआ और अब साजिश करने वाला अपने साथियों को मारे जा रहा है कि उसका भेद न खुल जाए। तुम बचे हो अब। महमूद ने खामोशी से गिलास उठाया, घूंट भरा। तुम अगर सब कुछ बता दो तो हम मामला संभाल लेंगे, सोहनलाल ने कहा। क्या सब कुछ? यही कि अतुल क्या खेल खेल रहा है। अतुल ने क्यों सारंगल के बदले सुरेश पलांडे को देवराज चौहान के हवाले किया? क्यों बाद में उसकी हत्या करने के वो आदमी भेजे? सारंगल को उसने कहाँ छिपा रखा है? 438 करोड़ की दौलत अतुल ने ही दबा रखी है ना। अगर अब भी तुमने देवराज चौहान का साथ नहीं दिया तो आने वाला वक्त तुम्हारी जान ले लेगा। अतुल ने भूरी आंखों वाला हत्यारा छोड़ रखा है कि वो सबको खत्म कर दे। भूरी आंखों वाला अपने काम में माहिर इंसान है। वो अपना काम बढ़िया ढंग से निपटाता जा रहा है। अब तुम ही बाकी बचे हो। वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। मेरे ख्याल में हालातों को तुम मेरे से बेहतर समझ रहे हो। बहुत चिंता हो रही है मेरी, महमूद ने कहा। तुम्हारी जरा भी चिंता नहीं है देवराज चांद को। देवराज चांद सिर्फ मामले की तह तक पहुंचना चाहता है। नहीं पहुंच सकेगा मामले की तह तक, महमूद शांत स्वर में बोला। क्यों? देवराज चांद कभी भी इस मामले की परतों को खोल नहीं सकेगा, यह मेरा दावा है। तुम्हें देवराज चौहान के साथ मिल जाना चाहिए। क्यों? ताकि अपनी जान बचा सको। और मेरा काम जानता है तू? गावड़े के लिए हत्याएं करना। सही कहा। इसलिए वो भूरी आंखों वाला मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसे देख लूंगा। मतलब कि तुम इस मामले के बारे में अपना मुंह खोलने नहीं जा रहे? ऐसा सोचना भी मत। अतुल से इतनी ज्यादा वफादारी अच्छी नहीं। रवि गावड़े कभी भी लौट सकता है। वो तुम्हारी गद्दारी को फौरन पहचान। बेकार की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। जुल्का को तुम लोगों ने तब बाथरूम में मारा था, इसके लिए तुम्हें अतुल नहीं कहा था ना? तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। अपने पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो।
भूरी आंखों वाला तुम्हें भी मार देगा। वो हत्याएं करने में शायद तुमसे भी माहिर है। महमूद ने गिलास उठाकर घूंट भरा और बोला, तुम जाओ। तुम हालातों को समझ नहीं रहे कि? मैं तो सब समझता हूं, परंतु तुम कुछ नहीं समझ रहे। देवराज चौहान कुछ भी नहीं जानता। वही तो तुमसे जानना चाहते। उठो और यहां से निकलो। महमूद शांत स्वर में बोला, मेरे से तुम्हें कुछ नहीं मालूम होगा। तो किससे मालूम होगा? किसी से भी नहीं। तुम लोग कुछ नहीं जान पाओगे। सोहनलाल उठ खड़ा हुआ। हो सकता है दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। भूरी आंखों वाला तुम्हारी हत्या कर दे। महमूद उठा और आगे बढ़कर दरवाजा खोलकर बोला, निकल जाओ। सोहनलाल पास पहुंचा और दरवाजे से बाहर निकलता हुआ बोला, तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह खराब हो गई है। सोहनलाल के बाहर जाते ही महमूद ने दरवाजा बंद किया और टेबल पर रखा गिलास उठाकर खत्म किया। फिर टेबल पर से फोन उठाया और नंबर मिलाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। फिर एक आवाज कानों में पड़ी, कहो महमूद, मुझे पता लगा है कि लोकेश के बाद अब विरमानी को मार दिया गया। महमूद ने शांत स्वर में कहा। हैरानी है, ये सब कौन कर रहा है? उधर से मर्दाना आवाज आई, तुम्हारे इशारे पर तो ये नहीं हो रहा ना? क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम ही सबको साफ कर देना चाहते? होश में आओ महमूद, हम सब साथी हैं इस काम के। तो फिर हम लोगों को कौन खत्म कर रहा है? देवराज चौहान से पता चला कि हत्यारा भूरी आंखों वाला है। इस बारे में तुम्हारी तरह मैं भी अनजान हूं, लेकिन ये खतरनाक बात है कि कोई हम लोगों को खत्म करता जा रहा है। जुल्का को हमने तुम्हारे इशारे पर खत्म कर दिया था, और उसके बाद लोकेश और विरमानी को भूरी आंखों वाले ने मार दिया। ये तो स्पष्ट है कि भूरी आंखों वाला मुझ तक भी पहुंचेगा मुझे मारने के लिए। महमूद की आवाज बेहद सामान्य थी। परंतु मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन वो है कौन जो हम लोगों की हत्याएं कर रहा? तुम भूरी आंखों वाले को खत्म कर देना। हाँ, मुझे उसके आने का इंतजार है। पर अब बंटवारे का क्या होगा? जो मर गए हैं उनका हिस्सा तुम में और बख्शी में बांटा जाएगा। ये तो अच्छी बात है। बख्शी इटली में ही है ना? हाँ, परंतु शायद आज मुंबई पहुंच जाए। वो खान द्वारा वहां पहचाना गया है। मैंने उसे वापस बुला लिया। खान ने उसे पहचान लिया? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब बख्शी को रवि गावड़े छोड़ेगा नहीं। तुम सही कहते हो। इस बार आवाज में गंभीरता आ गई। पल भर की सोच के बाद महमूद बोला, बख्शी की वजह से हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसने रवि गावड़े के सामने मुंह खोल दिया तो। मैं भी यही सोच रहा हूं। तुम इस बारे में राय दो। मेरे ख्याल में बख्शी का जिंदा रहना हमारे लिए घातक हो सकता है। महमूद शांत स्वर में बोला, ठीक कहा तुमने। मजबूरी है, बख्शी का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम कुछ मत करना। क्यों? देवराज चौहान तुम पर नजर रख रहा होगा। वो गावड़े को बता सकता है कि तुमने बख्शी को मार दिया। इस तरह तुम भी गावड़े की नजरों में आ सकते हो। बख्शी का इंतजाम मैं कर दूंगा। समझ गया। पर रवि गावड़े अभी तक जिंदा है, उसका इंतजाम कौन करेगा? बख्शी तो उस पर से हट गया। मेरे ख्याल में रवि गावड़े को मुंबई आने दो, फिर देखेंगे उसको कैसे ठिकाने लगाना है। अब वो आएगा कब? पता नहीं, इस वक्त वो घायल है और इटली में कहीं छिपा पड़ा है। सब ठीक हो जाएगा। तुम भूरी आंखों वाले से सतर्क रहना। वो तुम्हें कहीं भी दिखाई देता है तो उसे खत्म कर देना। हाँ, पर मैं परेशान हूं कि कौन हम सबको मारता जा रहा है। भूरी आंखों वाला पकड़ में आ जाए तो उसका मुंह खुलवाने की कोशिश करना। उधर से कहकर फोन बंद कर दिया गया।